हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिथ्स के बारे में जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, जो नॉर्मली एक इन्वेस्टर अपने मन में रखता है वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, हम उनके बस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे प्रूव होता है कि ये जो मिथ्स हैं वो रॉन्ग है और इस टाइप के डाउट्स हमें अपने मन में नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, देर ना करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कोई भी नया वीडियो आता था उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं हम पहले मिथ के बारे में जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने मन में रखते हैं। वो पहला मिथ ये है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने किसी भी एग्जिस्टिंग फंड से अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है निकाल कर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो उनका कंपाउंडिंग है वो रुक जाएगा। तो मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो हमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलती है वो हमें अपने जो फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी जो उस फंड की एनएवी होती है उस पर मिलती है। बिकॉज दोस्तों, जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्टेड होते हैं हमें उस फंड की CAGR को जरूर चेक करते रहना चाहिए। CAGR का मीन्स होता है कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न्स। अगर वो CAGR उसके पीयर से मतलब कि उसके कंपेटिटर के कंपैरिजन में कम चल रही होगी, देन हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें किसी भी एग्जिस्टिंग फंड से स्विच होकर किसी दूसरे फंड में स्विच होना है या नहीं होना है। और उसका भी डिसीजन हमें कोई शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें 1 to 1.5 ईयर्स तक जरूर नोटिस करना चाहिए उस फंड की परफॉर्मेंस को, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हम डिसीजन लेते हैं कि स्विचिंग का, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे स्विच करके अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी कंपाउंडिंग रुक जाएगी, बिकॉज कंपाउंडिंग डिपेंड करती है उस फंड की एनएवी पर। तो दोस्तों, आपका ये हमने पहला डाउट है जो जो अब यहाँ पे डिस्कस किया है, इस मिथ को यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड मिथ के बारे में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर होते हैं, जो भी बिगिनर होते हैं इसमें ज्यादातर, वो क्या करते हैं लास्ट 1 ईयर बेसिस पे किसी भी फंड जिसकी हाई रिटर्न है उसको देखकर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये आगे भी अच्छी रिटर्न देता रहेगा। तो दोस्तों, ये भी एक मिथ है, बिकॉज कोई भी फंड लास्ट 1 ईयर बेसिस पे अगर हम उसकी रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये गलत भी प्रूव हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में अगर हमने किसी भी फंड की रिटर्न ट्रैक करनी है तो उसकी लास्ट 5 to 8 ईयर्स या फिर मैक्सिमम जितने भी ईयर्स हैं उसकी रोलिंग रिटर्न्स को चेक करना चाहिए। बिकॉज इससे हमें आइडिया लगता है कि क्या वो फंड फ्यूचर में आगे रिटर्न इसी डेलिबरेटली देता रहेगा या नहीं देता रहेगा। बिकॉज आपको पता ही होगा, जो म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट्स पे डिपेंड करती है और स्टॉक मार्केट्स जो है वो सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करती है और वो कभी भी अप डाउन होती रहती है, उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उस पर्टिकुलर फंड के ट्रेंड को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उसका ट्रेंड कैसे चलता आ रहा है, मतलब कि लास्ट जो उसका रिकॉर्ड है वो कैसा है, उसका जो फंड मैनेजर है वो कैसा है। तो हमें किसी भी फंड को जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो उसका 1 ईयर बेसिस की रिटर्न्स के ब्याज पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड मिथ। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे मिथ के बारे में। तीसरा मिथ जो हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमेशा जो मन में सोचकर चलते हैं वो ये सोचते हैं कि 10 से 15 अगर हम म्यूचुअल फंड्स को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे तो उनका जो रिस्क का फैक्टर है काफी कम हो जाएगा और उनका डाइवर्सिफिकेशन का दायरा काफी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही गलत है, इस टाइप की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज आप लोगों को पता है म्यूचुअल फंड आगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो स्टॉक मार्केट्स में कंपनियां हैं वो उनका जो नंबर्स है वो लिमिटेड है। अगर आप एक से ज़्यादा फंड एक कैटेगरी का लेके चलेंगे तो आपको ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब कि ये होगा कि आपके जो 2 फंड होंगे सेम कैटेगरी के वो सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और आफ्टर ऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी अगर वो स्टॉक की वैल्यू गिरती है, अगर वो स्टॉक गिरता है तो आपका जो दोनों फंड होगा उनकी जो रिटर्न है वो भी नीचे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ऑलवेज अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड मैक्सिमम ऐड करके चलने चाहिए। इनमें भी मेन कैटेगरीज जो अवेलेबल है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर एक आप डेब्ट फंड रख सकते हैं। अगर आप रखना भी चाहते हैं तो एक सेक्टोरियल फंड रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपके रिस्क के प्रोफाइल पे। बिकॉज सेक्टोरियल फंड होते हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, लाइक फार्मा फंड हो गया, IT फंड हो गया। तो अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस में डिप आएगा तो आपके जो फंड की जो रिटर्न है उसमें भी आपको डिप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा मिथ जो हमें नहीं रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथे मिथ के बारे में जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने मन में रखते हैं। तो दोस्तों, जो चौथा मिथ है वो ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऑलवेज ये सोचते हैं कि अगर हमारे म्यूचुअल फंड जो जिस फंड को हम परचेज कर रहे हैं अगर उसकी एनएवी ज़्यादा है तो उसकी रिटर्न पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो दोस्तों, उन लोगों को मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं आपको पता ही होगा जब वो NFO लेके आती हैं तो जो उनकी NAV होती है वो स्टार्ट 10 से ही होती है नॉर्मली। तो आप देखते होंगे अगर
4 से 5 साल बाद अगर किसी फंड हाउस की एनएवी 50 हो जाती है, अगर उसके कंपैरिजन में दूसरे फंड की जो एनएवी है वो 30 होती है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि जो 50 जिसकी एनएवी हो गई है तो उसकी रिटर्न्स कम हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे उसको आपको ये सोचना चाहिए कि जिसकी एनएवी 10 से 50 हो गई है, इट मीन्स उसका जो पास्ट ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा रहा है रिटर्न्स के मामले में इन कंपैरिजन ऑफ जिसकी एनएवी 30 रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट जो लास्ट ट्रेंड रहा है रिटर्न्स के मामले में वो उससे वीक रहा है। तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसकी एनएवी जितनी बढ़ती जाएगी उसकी रिटर्न पे उतना इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा मिथ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिफ्थ एंड लास्ट मिथ के बारे में। तो दोस्तों नॉर्मली पीपल ये सोचकर चलते हैं अगर हमारा किसी पर्टिकुलर फंड हाउस का एक फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका दूसरा कोई और कैटेगरी का फंड भी वहां से परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की जो आइडियोलॉजी हम लेकर चलते हैं कि एक जो फंड हाउस का एक फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका दूसरी कैटेगरी के दूसरे फंड भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो दोस्तों ये किसी टाइप की श्योरिटी नहीं होती। तो आपको बेसिकली इस टाइप की जो परचेजिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी भी परचेज को करते समय उस फंड की पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज वही आपको बताता है कि आगे ये फंड अच्छी परफॉर्मेंस दे भी सकता है कि नहीं। तो दोस्तों इस टाइप की जो हम बाइंग करते हैं कि एक फंड हाउस के दूसरे फंड्स को भी परचेज कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अगर हमारा एग्जिस्टिंग फंड उस फंड हाउस का अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो ये गलत बात होती है। हमें किसी भी फंड को परचेज करते टाइम समय उस फंड के पास ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था फिफ्थ एंड लास्ट मिथ। तो दोस्तों आई थिंक सो आपको काफी हद तक क्लैरिफाई हो गए होंगे कि इस टाइप के मिथ्स हमें नहीं रखने चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों नाउ द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्थी।